सभी को आवाज आ रही है बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है, मैंने फाइल जो है व्हाट्सएप पे शेयर की हुई है आपको पहले से। आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या आप यहाँ से, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, यहाँ से देख लीजिए। ओके सर। सभी को स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। हम्म। यस सर। तो हमने लास्ट जो पढ़ा था वो इशू ऑफ डिवेंचर पढ़ा था, जिसमें लास्ट में मैंने आपको 6 कंडीशन बताए थे इशू और रिडम्पशन के। तो डिवेंचर जब इशू किया जाता है तो उसकी रिडम्पशन की जो कंडीशन है वो इशू करते समय ही सेट कर ली जाती है। जो कंडीशन उस समय आपने रखी है वही कंडीशन रिडम्पशन के समय अप्लीकेबल होगी। अगर आपने इशू एट पर, रिडीमेबल एट पर रखा है, जब वो रिडीम होगा तो पर वैल्यू पे ही रिडीम होगा, चेंज नहीं हो सकता वो। अगर आपने रखा है इशू एट पर रिडीम एट प्रीमियम, तो आपको उसका रिडम्पशन प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो जो कंडीशन आप सेट करेंगे इशू करते समय वही कंडीशन रिडम्पशन पे एप्लीकेबल होगी। तो रिडम्पशन के कंडीशन के अकॉर्डिंगली हमने इशू के जो 6 पॉइंट है वो सब डिस्कस कर लिए थे लास्ट क्लास में। इशू एट पर, रिडीम एट पर, इशू एट डिस्काउंट, रिडीम एट पर, इशू एट प्रीमियम, रिडीम एट पर, उसके बाद इशू एट डिस्काउंट, रिडीम एट प्रीमियम, उसके बाद था इशू एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम। ठीक है, इतनी चीजें हमने, जो पॉइंट्स थे, हमने डिस्कस कर लिए थे। अब जब भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा रिडम्पशन का, तो इनमें से कोई भी एक रिडम्पशन वाले क्वेश्चन में आपको देगा। मतलब आपको करना नहीं होगा, क्वेश्चन का जो तरीका होगा वो उसी तरीके से होगा कि रिडम्पशन कैसे करने हैं, आपको इशू के समय ही पता चल जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली आप प्रोविजन बना के चलेंगे। चलिए, रिडम्पशन का मतलब तो आप अच्छे से जानते होंगे। जैसे हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का रिडम्पशन किया था, लगभग वैसे ही हमें डिवेंचर का भी रिडम्पशन करना पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में जब हम रिडम्पशन कर रहे थे, रिडम्पशन का मतलब होता है कि एक फिक्स टाइम के बाद आपको सिक्योरिटी डिवेंचर होल्डर या शेयर होल्डर से लेनी है और उनके पैसे उनको वापस कर देने हैं। कितने पैसे वापस करने ये कंपनी डिसाइड करेगी। ठीक है, तो आपको पैसे वापस करने हैं और सिक्योरिटी ले लेनी है। डिवेंचर के रिडम्पशन में भी यही होगा। कंपनी डिवेंचर वापस करेगी, डिवेंचर वापस लेगी और पैसे डिवेंचर होल्डर्स को दे देगी। इसे ही हम बोलते हैं रिडम्पशन। तो जो डिवेंचर होते हैं वो फिक्स पीरियड के लिए इशू की जाते हैं, जैसे मैक्सिमम है 20 ईयर्स के लिए। अधिक से अधिक 20 साल के लिए आप डिवेंचर इशू कर सकते हैं। 20 साल के बाद आपको डिवेंचर का रिडम्पशन करना पड़ेगा। मतलब आपने जो डिवेंचर इशू किए हैं, डिवेंचर इशू करके लोगों से लोन या फिर पैसे लिए होंगे, अब वो पैसे उन्हें वापस करने पड़ेंगे और अपना डिवेंचर लेना पड़ेगा। कंपनी अपने डिवेंचर वापस ले लेगी। तो जब रिडम्पशन होता है तो उस समय कंपनी के पास पैसे होने चाहिए अपने डिवेंचर मार्केट से या फिर डिवेंचर होल्डर से, जिससे भी लेना है उनसे वापस लेने के लिए कंपनी के पास पैसे होने चाहिए। कंपनी पैसे देगी तब उसे डिवेंचर वापस मिलेगा। तो पैसे कंपनी कहाँ से अरेंज करेगी? उसका अरेंजमेंट दो जगह से हो सकता है, एक कैपिटल से, एक प्रॉफिट से। और तीसरा जो है कैपिटल और प्रॉफिट दोनों को मिक्स करके किया जाए। तो जो सोर्स है रिडम्पशन का डिवेंचर के लिए, पहले तो अपने कैपिटल से पेमेंट कर दीजिए। आपके पास जो आपकी पूंजी है यानी आपका जो कैपिटल है उस कैपिटल से पेमेंट कर दीजिए आप। या फिर दूसरा तरीका है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट, या जो आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उसमें से पेमेंट कर दीजिए। या फिर कुछ पोर्शन कैपिटल से निकाल लीजिए, कुछ पोर्शन प्रॉफिट से निकाल के पेमेंट कर दीजिए रिडम्पशन का। हो गया रिडम्पशन। अरे, डिवेंचर का रिडम्पशन कर दीजिए, हो गया रिडम्पशन। सिंपली। कंपनी पेमेंट कैसे करती है रिडम्पशन का? आज आपने डिवेंचर इशू किया है 2001 को, उसका रिडम्पशन होगा 20 साल बाद। ठीक है, 2020 में 10 लाख रुपए के डिवेंचर आपने इशू किए, 20 साल बाद आपको इसका रिडम्पशन करना है। 20 साल बाद आपको 10 हजार रुपये वापस करके रिडम्पशन रिडम्पशन करके आपको अपने डिवेंचर वापस ले लेने हैं। तो आपको पैसा इकट्ठा करना है। 20 साल में आपके पास 10 हजार रुपये हो, क्योंकि 10 हजार रुपये जो आपको मिले होंगे, हो सकता है आपने उसे कहीं और इन्वेस्ट कर दिया हो। तो जैसे भी आपको, या तो जो इन्वेस्ट किया है वो 20 साल बाद अपना इनकैश करिए और उससे पेमेंट कर दीजिए, या फिर आप जो प्रॉफिट कमा रहे हैं
10 लाख रुपए लगा के उस प्रॉफिट में से थोड़ा 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 पैसा बचा के रखते चलिए। इससे क्या होगा कि आपका कैपिटल तो इंटैक्ट रहेगा, लेकिन प्रॉफिट में से हम थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल के पेमेंट के बराबर पैसा इकट्ठा कर लेंगे 20 सालों में। फिर 20 साल बाद जब डिवेंचर रिडम्पशन का टाइम आएगा, वो जो पैसा हमने थोड़ा थोड़ा इकट्ठा किया है वो हम पे कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो कैपिटल था वो तो रहेगा ही रहेगा। डिवेंचर्स के रूप में हमने जो पैसे लिए थे उस पैसे को ऐसे इन्वेस्ट कर दिया होगा, उसका यूज किया होगा बिजनेस के अंदर, वो तो वैसे ही बना रहेगा हमारा। और प्रॉफिट से हमने थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके इसका पेमेंट भी कर दिया। तो यही होता है अक्सर, कंपनी चाहे तो थोड़ा थोड़ा पैसा निकालती रहे, उससे पेमेंट करती रहे, मतलब इकट्ठा करके पेमेंट कर दे, या फिर आज उसने जो पैसे 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं उसको बाद में किसी तरीके से अरेंज करके 20 साल बाद सीधे सीधे 10 लाख रुपए का पेमेंट कर दे। दो तरीका हो सकता है, या तो प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा निकाल के रखते चले जाओ, इकट्ठा करके दे दो, या जो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं आपने उसे यूज करते रहिए, 20 साल बाद उस 10 लाख को वापस कर दीजिए सीधा सीधा उठा के। दो तरीके से पेमेंट हो गई। ये दोनों को मिक्स करके कर लीजिए, कुछ पैसा कैपिटल से ले लीजिए या कुछ पैसा प्रॉफिट से इकट्ठा कर लीजिए, ऐसे भी पेमेंट कर सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? Yes, sir. हाँ, तो आपके यस पास सर। दो तरीके हैं, या तो आप कैपिटल से पेमेंट कर दीजिए डिवेंचर का, या फिर प्रॉफिट से पेमेंट कर दीजिए। दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं, या फिर दोनों को थोड़ा थोड़ा पोर्शन यूटिलाइज कर सकते हैं, कुछ पैसा कैपिटल से दीजिए, कुछ पैसा आप प्रॉफिट से निकाल के दे दीजिए। तो इस तरीके से आप डिवेंचर का रिडम्पशन कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। पहला मेथड है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आउट ऑफ कैपिटल। जब आप कैपिटल से करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? कैपिटल से पेमेंट करने का मतलब होता है कि आप प्रॉफिट में से कोई हिस्सा नहीं निकाल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आप जो यूटिलाइज कर रहे हैं, हो सकता है आपके पास और कैपिटल पहले की हो, तो उसमें से निकाल के पेमेंट कर देंगे आप सीधे सीधे जब समय आएगा। तो आपके पास कैपिटल तो पड़ी होगी ना, उस कैपिटल में से पैसा निकाल के पेमेंट कर देंगे सीधे डिवेंचर को। तो यहाँ आपको प्रॉफिट नहीं रखना है, प्रॉफिट में से कोई हिस्सा नहीं निकालना है, सीधे कैपिटल से पेमेंट कर दीजिए। कंपनी, मैंने आपको बताया ना कि प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा निकालती रहती है और इकट्ठा करती रहती है अपने पास। तो जब आप कैपिटल से पेमेंट करते हैं तो आपको डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं होती है। अब डीआरआर क्या होता है? जैसे हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का रिडम्पशन कर रहे थे, तो रिडम्पशन करने के लिए आपको एक कंडीशन रखी गई थी कि प्रॉफिट से अगर पैसा आप लेंगे, जितना पैसा प्रॉफिट से निकालेंगे वो पैसा आपको डीआरआर में ट्रांसफर, सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। उसी तरीके से यहाँ भी है कि अगर आप प्रॉफिट को यूज करते हैं तो प्रॉफिट से आपको डीआरआर बनाना पड़ता है, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, अगर आप प्रॉफिट को यूज करते हैं तो। लेकिन जब आप कैपिटल को यूज करेंगे तो प्रॉफिट को टच भी नहीं करेंगे, पूरा पैसा कैपिटल से पे करेंगे। जब आप कैपिटल से पे करेंगे तो प्रॉफिट टच नहीं होगा, और जब प्रॉफिट टच नहीं होगा तो डीआरआर बनाने की जरूरत भी नहीं होगी। जैसे सीआरआर बनाते थे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ठीक है, उसी तरह यहाँ पे डीआरआर बनाते हैं। डीआरआर का मेन मोटो यही होता है कि इससे हम डिवेंचर का रिडम्पशन करें। तो आप कैपिटल से पेमेंट कर सकते हैं, कैपिटल से पेमेंट करेंगे तो प्रॉफिट को नहीं छूना पड़ेगा, प्रॉफिट नहीं छुएंगे तो डीआरआर भी नहीं बनाना पड़ेगा। डीआरआर बनता कैसे है या इससे रिलेटेड क्या प्रोविजन है वो देख लेते हैं। क्रिएशन ऑफ डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, नंबर 1 लिस्टेड, नंबर 2 अनलिस्टेड कंपनी। डीआरआर के लिए दो तरीके की कंपनियां होती हैं, एक लिस्टेड और एक अनलिस्टेड। तो जो कंपनियां लिस्टेड होती हैं स्टॉक एक्सचेंज में, ऐसी कंपनियों को डिवेंचर का रिडम्पशन करते समय किसी भी डीआरआर को क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है। वो चाहे तो अपना पूरा रिडम्पशन जो है वो कैपिटल से कर सकते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है, कोई डीआरआर वगैरह नहीं बनाना, कुछ नहीं करना, सीधे कैपिटल से पैसा निकाला और डिवेंचर का रिडम्पशन कर दिया। ऐसी कंपनियां जो अनलिस्टेड है, ऐसी अनलिस्टेड कंपनियों के लिए प्रोविजन बनाया गया है कि अगर आप अपने डिवेंचर को प्रॉफिट से रिडीम करते हो, यानी डिवेंचर का रिडम्पशन करने के लिए प्रॉफिट में जो पैसे पड़े हैं वो यूटिलाइज करते हो, तो जितना डिवेंचर रिडीम करने जा रहे हैं आप, उसके 10% के बराबर वैल्यू प्रॉफिट से निकाल के डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में डालना पड़ेगा आपको।
मान लीजिए आप 1 लाख रुपए का रिडम्पशन करने जा रहे हैं, तो 1 लाख रुपए का 10% कितना हो गया? 10,000 रुपए। आपको 10,000 रुपए अपने सरप्लस से या प्रॉफिट से निकालना होगा और डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में डालना होगा। यानी रिक्वायर्ड टू क्रिएट डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इक्वल टू एटलीस्ट 10%, कम से कम 10%। मतलब आप चाहे तो पूरा 100% बना दीजिए टीआरआर, लेकिन 10% से कम नहीं बना सकते, 10% आपको बनाना ही पड़ेगा। अनलिस्टेड कंपनियां अगर वो चाहती हैं तो वो पूरे का पूरे जितना रिडम्पशन करना है, पूरे पैसे का डीआरआर बना सकती है, लेकिन कम से कम 10% तो कंपल्सन है, मैंडेटरी है हर कंपनी के लिए। 10% तो आपको बनाना पड़ेगा, जितनी भी अनलिस्टेड कंपनी है सबको 10% के बराबर बनाना पड़ेगा। कुछ ऑथर है उनका कहना है कि कम से कम 25% का बनाना चाहिए। तो अगर आप सीए या सीएस कर रहे हैं तो हो सकता है वहां पे आपको बताया जाए कि 25% का रिजर्व बनाइए, डीआरआर जो है 25% का बनाइए। या किसी नए ऑथर की बुक लेते तो उसमें भी लिखा हो सकता है कि 25% की इक्वलेंट डीआरआर बनना चाहिए। कंपनी का रूल ये कहता है कि आप चाहे तो पूरा 100% का डीआरआर बना दीजिए। मतलब अगर आप प्रॉफिट को यूज कर रहे हैं तो प्रॉफिट में से पूरा जितना डिडम्पशन कर रहे हैं उतना पूरा पैसा आप डीआरआर में डाल दीजिए। इससे क्या होगा, कंपनी और स्ट्रांग होगी क्योंकि कंपनी के पास प्रोविजन बना होगा पहले से ही। लेकिन कुछ रूल्स है कि पूरा तो आप नहीं बना सकते हैं, तो कम से कम 10% तो बनाना ही पड़ेगा, ये कंपल्सन है, ताकि जब आप रिडम्पशन करने चले तो आपके पास कुछ ना कुछ पैसे हों। बाकी का अरेंजमेंट आप लास्ट में कर लेंगे, लेकिन अचानक से आपको पूरे पैसे का अरेंजमेंट करना पड़े तो प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए बोला गया कम से कम 10% तो बनाना ही पड़ेगा। तो मिनिमम 10% का डीआरआर तो आप बनाएंगे जब आप रिडम्पशन करेंगे। तो जितने अमाउंट का रिडम्पशन करना है, सपोज 1 लाख का रिडम्पशन करना है, तो इसके 10% की इक्विवेलेंट यानी कि 10,000 रुपए का आपको डीआरआर बनना पड़ेगा। सरप्लस या प्रॉफिट से पैसा निकालिए और डीआरआर में 10% डाल दीजिए आप। ठीक है, 10% डाल दीजिए। तो अगर आप प्रॉफिट से कर रहे हैं तो 10% का तो बनेगा ही बनेगा, या पूरा का पूरा बना सकते हैं। तो कम से कम 10% का आपको बनाना ही है। अगर आप कैपिटल से भी पेमेंट करेंगे तो कम से कम 10% का डीआरआर आपको बनाना पड़ेगा। रिडम्पशन और डिवेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट, तो आप प्रॉफिट से रिडम्पशन कर रहे हैं, तो जब आप प्रॉफिट से रिडम्पशन करेंगे तो आप चाहे तो पूरे अमाउंट का, आपको पूरे अमाउंट का डीआरआर बना लेना चाहिए प्रॉफिट से निकाल के। तो सरप्लस या प्रॉफिट एंड लॉस से पैसा निकालिए और डीआरआर में डाल दीजिए। अगर आप प्रॉफिट से रिडीम कर रहे हैं तो पूरा का पूरा पैसा निकालिए और डीआरआर में डाल दीजिए। जब हम प्रॉफिट से रिडीम करते हैं तो उसे हम बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट। कैपिटल से करते हैं तो बोलते हैं आउट ऑफ कैपिटल। आउट ऑफ प्रॉफिट एंड आउट ऑफ कैपिटल दोनों जगह से कर सकते हैं, और दोनों को मिक्स करके भी किया जा सकता है। डीआरआर का यूज क्या होगा? जो डिवेंचर डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाया गया है, इसका जो मेन काम होता है वो है डिवेंचर का रिडम्पशन। इससे हम डिवेंचर का रिडम्पशन करते हैं। तो जो आप डीआरआर बनाएंगे वो पूरे के पूरे डिवेंचर के लिए बनाना चाहिए हमें। तो जितना डिवेंचर है उतना पूरे का डीआरआर आप बना दीजिए। 10 लाख रुपए का डिवेंचर इशू किए तो आप पूरे 10 लाख रुपए का डीआरआर बनाइए। अगर आप प्रॉफिट से कर रहे हैं तो पूरे का बना दीजिए। लेकिन कैपिटल से अगर करेंगे तो वो भी हमें कम से कम 10% का डीआरआर तो बनाना ही पड़ेगा, तो वो प्रॉफिट से ही बनेगा। तो एटलीस्ट 10% का डीआरआर हर कंडीशन में बनेगा। डीआरआर आपके लिए एक लाइबिलिटी है। ठीक है, डीआरआर एक लाइबिलिटी है, यानी कि रिजर्व है आपके लिए। तो लाइबिलिटी साइड में ही शो करेंगे हम। शेयर होल्डर फंड के नीचे रिजर्व सरप्लस होता है, उसके अंदर हम डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व शो करेंगे। जब आप रिडम्पशन करेंगे तो जितना रिडम्पशन करेंगे उतना पैसा डीआरआर में से निकाल के आपको जनरल रिजर्व में डालना पड़ेगा। 10 लाख का रिडम्पशन करना था, 10 लाख का डीआरआर आपने बना दिया, रिडम्पशन के समय पूरे 10 लाख रुपए रिडीम कर दिए, तो अब आपको सीधे सीधे डीआरआर में से निकालना है और जनरल रिजर्व में 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर देना है। अब आप मान लीजिए कि 10 लाख रुपए
आपने रिडीम करने हैं 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए का रिडम्पशन करने के लिए आपने 10 लाख रुपए का डीआरआर बना दिया पूरा का पूरा 100%। लेकिन रिडम्पशन केवल 7 लाख का हुआ, तो डीआरआर में से जनरल रिजर्व में भी केवल 7 लाख रुपए ट्रांसफर होंगे। यानी जितना आप रिडम्पशन करोगे उसके इक्वलेंट, उसके प्रोपोर्शन में आपको पैसे डीआरआर से निकाल के ट्रांसफर करने पड़ेंगे जनरल रिजर्व में। अब मान लीजिए कि 10 लाख रुपए का रिडम्पशन करना है, आपने 10% के बराबर रिजर्व बनाया। 10 लाख का 10% हो गया कितना, 1 लाख रुपए का आपने रिजर्व बना दिया। जब आप रिडम्पशन करोगे 10 लाख में से आपने 30% यानी केवल 3 लाख रुपए का रिडम्पशन किया, तो कितना पैसा रिजर्व में डाला जाएगा। हमने 1 लाख का बनाया है, 1 लाख रुपए का हमने डीआरआर बनाया, 1 लाख रुपए का 30% निकालेंगे, 30,000 रुपए। 30,000 रुपए निकाल के हम ट्रांसफर कर देंगे डीआरआर से जनरल रिजर्व में। जिस प्रपोर्शन में आप डिवेंचर को रिडीम करोगे उसी प्रपोर्शन में आप डीआरआर से पैसे निकाल के जनरल रिजर्व में डालोगे। बात समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट है बेटा यहाँ? नो सर। ठीक है। डीआरआर का आप एक एग्जांपल के थ्रू भी हम समझ लेते हैं कैसे होगा ये। इफ द अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर इज ₹20 लाख एंड देयर इज अ डीआरआर ऑफ 2 लाख, मतलब 20 लाख था डिवेंचर। अब आपने इसके 10% के बराबर डीआरआर बना दिया, तो 20 लाख का 10% होता है 2 लाख रुपए। ठीक है। एंड देयर इज अ डीआरआर ऑफ 2 लाख, देन if 40%, that means 8 lakh rupees debenture are redeemed, 40% of 40% of 2 lakh, that means 80,000 shall be transferred to general reserve। अब अपने 20 लाख रुपए के ऊपर 10% का डीआरआर बनाया है 2 लाख रुपए का। 20 लाख को आपको रिडीम करना था, 20 लाख का 10% के इक्वलेंट आपने 2 लाख रुपए का डीआरआर बना लिया। अब 20 लाख रुपए जो आपको रिडीम कर रहे थे, आप मान लीजिए उसका 40% ही आपने रिडीम किया, यानी 20 लाख में से 8 लाख रुपए ही रिडीम किए आपने। तो रिडीम हो जाने के बाद जिस प्रोपोर्शन में रिडम्पशन हुआ है, यानी 40% रिडम्पशन हुआ है, तो जो हमने डीआरआर बनाया है उसमें से भी 40% निकाल के जनरल रिजर्व में डालेंगे, यानी 2 लाख रुपए का 40% निकालेंगे, 80,000 रुपए जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किए जाएंगे डीआरआर से निकाल के। तो जिस प्रोपोर्शन में आपका रिडम्पशन होगा उसी प्रोपोर्शन में आप पैसे निकाल के सरप्लस से डीआरआर में डालेंगी, सॉरी डीआरआर से निकाल के जनरल रिजर्व में डालेंगी। ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी, डीआरआर अकाउंट डेबिट, यानी डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। डीआरआर से पैसे निकालिए जनरल रिजर्व में डाल दीजिए। पहली कंडीशन तो हमने समझ ली कि हमें डीआरआर बनाना है, कम से कम 10%, और चाहे तो पूरा बना दे। अगर पेमेंट प्रॉफिट से हो रहा है तो पूरा का पूरा डीआरआर बनाओ, नहीं तो अगर क्वेश्चन में कर कहता है कुछ नहीं कहा हुआ है तो आप मान के चलिए कि 10% का तो बनेगा ही। कंडीशन ऑफ इन्वेस्टिंग 15% ऑफ डिवेंचर मैच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर। अब डीआरआर के साथ साथ एक कंडीशन और भी रखी गई है कि आपका जो डिवेंचर रिडीम होने जा रहा है उसके 15% के इक्वालेंट अमाउंट आपको हर साल इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जिस साल में रिडीम होगा उस साल के शुरुआत में आपको रिडीम होने वाले अमाउंट का 15% आपको कंपनी के बाहर किसी अदर सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर देना है। कंपनी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट और इन्वेस्ट अ सम which shall not be less than 15% of the amount of its debenture maturing, यानी जो डिवेंचर रिडीम होने वाले हैं ड्यूरिंग द ईयर, उस साल में, एंडिंग ऑन 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। कहने का मतलब ये है किसी पर्टिकुलर ईयर के लास्ट में अगर आपका डिवेंचर रिडीम होने वाला है, जितना डिवेंचर लास्ट में रिडीम होगा उसके 15% के इक्वलेंट अमाउंट
उसी साल में जिस साल रिडीम होने वाला है उस साल के शुरू में आपको इन्वेस्ट कर देना है 30 अप्रैल के अंदर। साल की शुरुआत 1 अप्रैल से होती है, तो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के बीच में आपके पास टाइम है। आप चाहे तो 30 अप्रैल तक रिडीम कर लेंगे, 30 अप्रैल तक इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। कितना पैसा इन्वेस्ट करना है? जितना हमारा उस ईयर में जितना हमारा उस ईयर में रिडम्पशन होना है। तो रिडम्पशन होने वाले वैल्यू का 15%, 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए का 15% यानी कि 15,000 रुपए। ये 15,000 रुपए ये 15,000 रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे कंपनी के बाहर किसी भी सिक्योरिटी में करते, किसी भी कंपनी के शेयर में या shares में या किसी भी चीज में करते, सिक्योरिटी में करना है आपको 15%। ये जमा करके छोड़ना नहीं है आपको डिपॉजिट करके। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने जो डिपॉजिट किया है, जिस साल आप रिडम्पशन करने वाले होंगे उसी साल एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। अच्छा अच्छा, एक सेकेंड। हाँ सर, विजिबल हो गई। अब दिखाई दे रही है? यस सर। ये दिखाई दे रहा है जी कंडीशन? सर, जी जी। हाँ, कंडीशन शो हो रहा है ना। हम्म। तो कहने का मतलब है कि जब आपने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया 15% का साल के शुरू में, लेकिन इसे इन्वेस्ट करके छोड़ना नहीं है। जिस साल आप रिडम्पशन कर रहे हैं उस साल के शुरुआत में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, और उसी साल के लास्ट में जिस डेट को रिडम्पशन होना है उसी डेट को ये 15% जो आपने इन्वेस्ट किया है, ये इन्वेस्टमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। तो उसी साल ये इन्वेस्टमेंट आप इन कैश कर लेंगे, मतलब अपने इन्वेस्टमेंट को बेच देंगे, और उस पर जितना पैसा इन्वेस्ट किया है वो आपको मिल जाएगा। तो ये पैसा भी आपके लिए काम आएगा जब आप रिडम्पशन करते हैं। तो दो कंडीशन तो आपको फॉलो करनी है, एक कम से कम 10% का डीआरआर बनाना है, और दूसरा 15% कम से कम आपको इन्वेस्ट करना है। तो डीआरआर जो बनाएंगे आप, वो इंटायर जितने भी डिवेंचर रिडीम होने वाले हैं उन सब पे 10% का डीआरआर बना देंगे। डीआरआर कब बनाते हैं? हर साल के लास्ट में 31 मार्च को, या फिर जिस साल में डिवेंचर रिडीम होने वाला है उससे पहले वाले 31 मार्च को। देखिए, जब हम डिवेंचर इशू करते हैं तो उसके इशू करने का एक टाइम होता है। इशू करने का टाइम मतलब इशू करने के बाद आपको रिडम्पशन तक एक टाइम मिलेगा। अगर आपने 20 साल के लिए 20 साल के लिए इशू किया हुआ है, डिवेंचर जो है वो मैक्सिमम 20 ईयर्स के लिए इशू किए जा सकते हैं, एक्सेप्शनल केस में 30 होता है, अदरवाइज मैक्सिमम 20 ईयर्स के लिए किए जाते हैं 20 साल के लिए। तो 20 साल के अंदर आप इसे इशू कर दिया आपने, और 20 साल के बाद आपको इसका रिडम्पशन करना है। तो 20 साल का समय आपको मिल गया कि 10 लाख रुपए के डिवेंचर रिडीम करें, तो 20 साल में आप 10 लाख रुपए इकट्ठा कर लीजिए, चाहे जैसे। या तो साल के लास्ट में एक ही बार में 10 लाख रुपए इकट्ठा करके रखिए अपने पास, ठीक है, अगर आप प्रॉफिट से कर रहे हैं। तो या आप 20 सालों में आप थोड़ा थोड़ा पैसा निकालते रहिए, 20 साल में आपके पास इकट्ठा हो जाएगा। एक तरीका ये है। लेकिन कंपनी के अकॉर्डिंगली अगर आप कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपको कम से कम 10% तो इकट्ठा करना ही है। तो आप 10% इकट्ठा कर लेंगे। कम से कम 10% आपको डीआरआर बनाना पड़ेगा। कब? जिस साल मैच्योरिंग पीरियड होगा उससे जस्ट पहले वाले साल में। तो 2010 में आपका रिडम्पशन होने वाला है, तो 2009 के 31 मार्च को आप डीआरआर बना लेंगे किसी भी हाल में। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इज ₹20 लाख एंड देयर इज अ डीआरआर ऑफ 2 लाख, देन if 40%, that means 88 lakh rupees debenture are redeemed, 40% of 2 lakh, that means 80,000 shall be transferred to general reserve। तो 20 लाख रुपए का डिवेंचर आपके पास है जो आपको रिडीम करना है, तो इसका 10% का आप डीआरआर बनाएंगे, तो 20 लाख का 10% 2 लाख रुपए का डीआरआर बना दिया आपने। अब रिडम्पशन आपको 20 लाख का करना था, लेकिन आपने केवल 8 लाख रुपए का किया, यानी 40% का डिवेंचर रिडीम किया। जो डीआरआर बना है उसमें से 40% आप ट्रांसफर कर देंगे जनरल रिजर्व में। जितना रिडीम करेंगे उस प्रोपोर्शनेट में आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। एंट्री बनेगी आपकी डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, और इसके जस्ट बाद इन्वेस्टमेंट वाला आ जाएगा। अब आप 2010 में आपको करना था, 31 मार्च 2010 को आपको रिडम्पशन करना था, तो ये साल शुरू हुआ होगा 1 अप्रैल 2009 को। तो 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में आपको आपका जो रिडम्पशन होने वाला है उसका 15% इन्वेस्ट कर देना है। तो मान लीजिए आपने 10 लाख इशू किए थे, पूरे 10 लाख रुपए रिडीम करेंगे, रिडम्पशन करेंगे।
2010 में करेंगे तो 2010 जब शुरुआत हुआ था 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में आपको 15% इन्वेस्ट करना है 10 लाख रुपए का। तो 10 लाख रुपए का 15% होता है 1.5 लाख रुपए। तो आप 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक कभी भी कर लेंगे, लेकिन नॉर्मली जो है अप्रैल के लास्ट में ही इन्वेस्टमेंट होता है। 30 अप्रैल को आप 15% इन्वेस्ट कर देंगे। अब मान लीजिए 10 लाख रुपए आपको रिडम्पशन करने थे, लेकिन 2010 में आप केवल 3 लाख रुपए का रिडम्पशन कर रहे हैं। तो 3 लाख रुपए का 2010 में रिडम्पशन करेंगे तो 30 अप्रैल को 3 लाख का 15% इन्वेस्ट करेंगे, पूरे 10 लाख का नहीं। डीआरआर आप पूरे पे बनाइए, उससे नहीं मतलब है, लेकिन इन्वेस्टमेंट उस अमाउंट पे होगा जो रिडीम होने वाला है लास्ट ईयर में। तो उसके पहले वाले साल में आपको रिडम्पशन कर उसके पहले वाले साल में आपको इन्वेस्टमेंट कर देना है। और जिस डेट को रिडम्पशन करेंगे उसी डेट पे इस इन्वेस्टमेंट को इन कैश करा लेंगे, मतलब इन्वेस्टमेंट को बेच के पैसे ले आएंगे। तो यहाँ से आपके पास 15% इकट्ठा हो जाता है और यहाँ से डीआरआर के रूप में 10% इकट्ठा हो जाता है। 25% आपके पास होता है और 75% आपको कहीं से अरेंज करना पड़ता है। तो डीआरआर जो बनेगा रिडम्पशन ईयर के पहले वाले ईयर के लास्ट में, यानी 31 मार्च को बनेगा डीआरआर। और जो इन्वेस्टमेंट होगा रिडम्पशन ईयर के शुरुआत में होगा, 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में, और नॉर्मली जो होता है 30 अप्रैल के दिन ही होता है। अब एक एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। इफ एन अनलिस्टेड कंपनी, देखो अनलिस्टेड कंपनी तो हमने लिख लिया है, लेकिन जो भी क्वेश्चन आएगा वहाँ केवल कंपनी लिखा होगा। तो आप कंपनी मान के चलते चलिए कि वो अनलिस्टेड ही है, क्योंकि अनलिस्टेड कंपनी को भी 15% और 10% वाला क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है। लिस्टेड कंपनियों को ये सब कुछ नहीं करना पड़ता। कंपनी इज टू रिडीम डिवेंचर ऑफ ₹20 लाख ऑन 31 अक्टूबर 2018। कंपनी को 2018 में 31 अक्टूबर को 20 लाख रुपए का रिडम्पशन करना है। ठीक है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर ऑफ ₹20 लाख ऑन 31 अक्टूबर 2018। तो आगे, it must invest on or before 30th April of 2018 at least 3 lakh in specified securities। तो अक्टूबर में वो करना है, बोला गया जिस साल में रिडम्पशन होना है उससे पहले वाले साल के अप्रैल महीने के अंदर। तुम्हारा 2018 अक्टूबर में रिडम्पशन होना है, इससे जस्ट पहले वाला साल देखेंगे, मतलब पहले वाले साल का मतलब कि जो साल की शुरुआत हुई आपकी, तो उसी साल की शुरुआत जो आपकी हुई है 2018 में ही हुई है, लेकिन 1 अप्रैल को हुई है। 1 अप्रैल को आपको इन्वेस्टमेंट करना है, या फिर 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में करना है। तो या तो आप 1 अप्रैल को कर दीजिए या आप 30 अप्रैल को कर दीजिए। क्वेश्चन में अगर लिखा है कि 30 अप्रैल को किया गया तो 30 अप्रैल को करिए, अगर 1 अप्रैल को कहा गया तो 1 अप्रैल को करिए। और ऐसा कुछ ना कहा गया हो कि बस इतना लिखा हो कि इन्वेस्टमेंट हो गया, तो आप मान के चलिए कि 30 अप्रैल को इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो 30 अप्रैल को आपको क्या करना पड़ेगा, 20 लाख रुपए का 15% यानी कि 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देना पड़ेगा। कंपनी के बाहर किसी भी सिक्योरिटीज में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कर दो, किसी और कंपनी में कर दो, किसी भी कंपनी में कर दो, कहीं भी कर दो, लेकिन 15% का इन्वेस्टमेंट तो करना ही है, कंपलसरी है। तो 10% का डीआरआर और 15% का इन्वेस्टमेंट, ये दो चीज कंपलसरी है। द अमाउंट so deposit or invested can be utilized only for the purpose of repayment of debenture maturing during the year। ये जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है इसका केवल एक ही यूज है कि जब आपका इन्वेस्टमेंट टाइम आ जाए तो इसे कैश करा लीजिए और वहां से पैसे इकट्ठे करके आप और अरेंज करके इसका पेमेंट कर दीजिए। डिपॉजिटेड अमाउंट विल बी इन कैश एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। जो आपका डिपॉजिटेड अमाउंट है ये कब इन कैश होगा, जब आपका रिडम्पशन होगा। इन कैश करने का मतलब होता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट किया था उस इन्वेस्टमेंट को बेच दीजिए, आप पैसे ले लीजिए। आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपनी इस पे आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है 15%, तो दूसरी कंपनियों में कर दिया या गवर्नमेंट बॉन्ड में कर दिया, किसी भी चीज में कर दिया, तो उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो वो इंटरेस्ट कंपनी के लिए फायदेमंद होता है। कंपनी का वो नॉन ऑपरेटिव इनकम है, तो वो इंटरेस्ट कंपनी के लिए फायदेमंद है, फायदा है एक तरीके से देखा जाए तो ये इंटरेस्ट कंपनी के पीएल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। हम देखते हैं रिडम्पशन के मेथड कौन कौन से। अभी हमने देख लिया कि हम पैसे कहाँ से लाएंगे, या तो कैपिटल से ले आए या फिर प्रॉफिट से लिया। अब हम देखते हैं
कि डिवेंचर रिडीम कैसे होगा, कौन कौन सा मेथड है। पहला मेथड है लमसम पेमेंट एट द एंड ऑफ फिक्स्ड पीरियड। लमसम पेमेंट का मतलब क्या होता है, एक फिक्स मतलब एक फिक्स पीरियड के बाद आपको डिवेंचर का पेमेंट करना पड़ेगा। तो आपने 10 लाख रुपए के डिवेंचर 10 साल के लिए इशू किए, तो 10 साल एक फिक्स पीरियड हो गया, उसके बाद आप 10 लाख रुपए पे कर दोगे। तो यार सिंपल था, या तो ये खत्म हो जाएगा। दूसरा कह रहा है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय इंस्टॉलमेंट बाय ड्रॉप लॉट। इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या है, 10 साल के लिए आपने डिवेंचर इशू किया, पहले 2 साल में एक बार करेंगे हम रिडम्पशन, दूसरे 2 साल में एक बार करेंगे, तीसरे 2 साल में एक बार करेंगे, चौथे साल 2 साल में एक बार, और पांचवे 2 साल में एक बार। तो इस तरीके से हम हर साल 2-2 लाख रुपए का रिडम्पशन करते चले जाएंगे। तो इसे हम कहेंगे रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इन इंस्टॉलमेंट। इस इंस्टॉलमेंट के अंदर किसका निकलेगा उसके लिए एक ड्रॉ किया जाएगा। डिवेंचर्स के नंबर लिखे होते हैं, जैसे जिसका नंबर आएगा वैसे उसको पे किया जाएगा, इसलिए बोलते हैं बाय ड्रॉप लॉट्स भी। इसके बाद आता है बाय कन्वर्जन। अब कन्वर्जन का मतलब क्या है, आपने टाइप ऑफ डिवेंचर पढ़े होंगे। टाइप ऑफ डिवेंचर में एक टाइप है कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर। कन्वर्टिबल डिवेंचर का मतलब होता है ऐसे डिवेंचर जो एक फिक्स पीरियड के बाद कंपनी के शेयर में बदल जाए, जिस कंपनी में आप हैं उसी कंपनी के। तो आपने 20 साल का डिवेंचर इशू कर दिया, डिवेंचर कन्वर्टिबल था, तो कुछ समय बाद 20 साल बाद आप अपने शेयर को डिवेंचर में कन्वर्ट करवाएंगे। स्क्रीन शो हो रही है बेटा सभी को? यस सर। यस सर, अब हो रही है। हाँ, तो लमसम पेमेंट ये होता है। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इन इंस्टॉलमेंट वो भी समझ में आ गया होगा आपको कि इंस्टॉलमेंट थोड़ा थोड़ा करेंगे। अब फिर आता है बाई कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, आपने डिवेंचर के टाइप्स पढ़े होंगे ना, कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर। कन्वर्टिबल का मतलब होता है कि जो कन्वर्ट हो जाए, एक फिक्स पीरियड के बाद आपका जो डिवेंचर है वो शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। जब कंपनी डिवेंचर इशू करती है तो उसमें से एक टाइप कन्वर्टिबल डिवेंचर का भी होता है। तो अगर आपने कन्वर्टिबल डिवेंचर खरीदा है तो एक फिक्स पीरियड के बाद कंपनी आपको ऑप्शन देगी कि आप अपने डिवेंचर को चाहे तो शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कन्वर्ट करें या ना करें। तीसरा तो ये था, और चौथा है बाय परचेज ऑफ इट्स ऑन डिवेंचर इन ओपन मार्केट। तो आप मार्केट में जाके अपने डिवेंचर को खरीद लेंगे तो भी उसका रिडम्पशन हो जाएगा, जैसे कि बाईबैक में होता था। कंपनी अपने डिवेंचर खरीद अपने शेयर खरीद लेती थी, यहाँ पे कंपनी में डिवेंचर खरीद लेगी। चलिए अब आते हैं हम जनरल एंट्री पे। सारी जनरल एंट्री में डिस्कस कर रही है। जनरल एंट्री जो है वो लमसम मेथड में हम जो करेंगे वो बेसिक जनरल एंट्री होगी, और वही जनरल एंट्री आपको आगे काम आती रहेगी हर में, तो उसे अच्छे से समझेंगे। तो जनरल एंट्री करनी कैसे होती है इसका एक सीक्वेंस समझ लेते हैं हम पहले। तो अब आपने आज डिवेंचर इशू किया, तो डिवेंचर इशू करने की जो एंट्री होगी वो आप एंट्री करेंगे। तो आपने डिवेंचर 10 साल के लिए इशू किया है, 10 साल बाद इसको आपको रिडीम करना है। तो 2001 से लेकर 2010 तक ये डिवेंचर का काम होगा आपका। तो 2001 में आपने इशू किया, जैसे ये साल खत्म होगा आपको डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, यानी कंपनी पे करेगी, क्योंकि डिवेंचर के साथ ही लिखा होता है 7% डिवेंचर, 8% डिवेंचर, 10% डिवेंचर। तो जितना लिखा है उसका मतलब कि वो उसका इंटरेस्ट है। तो डिवेंचर पे इंटरेस्ट आपको एनुअली या हाफ ईयरली पे करना पड़ेगा। नॉर्मली एनुअली देते हैं, तो 10 साल तक तो आपको डिवेंचर का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो पहले इशू की एंट्री, फिर इंटरेस्ट की एंट्री करते चले जा रहा है आपको, जब तक इंटरेस्ट पे कर रही है कंपनी तब तक। अब उसके बाद जिस साल में आपका रिडम्पशन होने वाला होगा उससे पहले वाले साल के लास्ट में आपको जितना रिडम्पशन करना है उसके 10% के इक्वलेंट अमाउंट डीआरआर में ट्रांसफर कर देना है। तो डीआरआर में ट्रांसफर करने की एंट्री करेंगे। जैसे ये एंट्री हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, रिडम्पशन वाले ईयर में आना है। तो रिडम्पशन ये वाला ईयर जब शुरुआत होगा उसी में 30 अप्रैल को आपको करना क्या है,
कि जितना आपका रिडीम होने वाला है उसका 15% आप किसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दें। इन्वेस्टमेंट की एंट्री हो जाएगी आपकी। दो एंट्रियां तो आपको समझ में आ गई होंगी। अब फिर आएगा रिडम्पशन का टाइम। तो आपने अभी अभी इन्वेस्टमेंट किया है, तो उस इन्वेस्टमेंट पे अगर आपने मान लीजिए कि 1 ही साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, तो जैसे ही वो साल कंप्लीट होगा आपको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो एक इंटरेस्ट रिसीव करने की एंट्री की जाएगी। दूसरा, आपका इन्वेस्टमेंट तो मैच्योर हो चुका है, उसे बेचने की एंट्री की जाएगी। इन दोनों एंट्रियों को आप एक साथ कर सकते हैं। तो आप रिडम्पशन को इन कैश कराते तो आप नॉर्मली एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। अब यहीं पे चाहे तो आप इंटरेस्ट की भी एंट्री कर सकते हैं। अभी इस जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, अगर उसके पैसे आपको मिले होंगे इन्वेस्टमेंट के, तो आप क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, एक साथ ही कर लेंगे। लेकिन जरूरी नहीं है, इसको आप अलग अलग भी कर सकते हैं। तो आपने इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया, पैसे आ गए आपके पास। अब आप डिवेंचर को ड्यू करिए, फिर उसके बाद पेमेंट कर दीजिए। तो ड्यू करने की एंट्री होगी डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, देन डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। पेमेंट हो गया उनका। और जब आपके सारे डिवेंचर इशू हो जाए, कुछ बचा ना हो, तो अब क्या करेंगे? सारे डिवेंचर आपके रिडीम हो जाए। रिडीम हो जाने के बाद जितना पैसा आपके डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में पड़ा हुआ है, उसे निकाल के आप किसमें डालेंगे? जनरल रिजर्व अकाउंट में डाल देंगे। पूरा पैसा जनरल रिजर्व में चला आएगा। आप मान लीजिए कि आपने 10 लाख में से केवल 3 लाख रुपए का रिडम्पशन किया। अगर आपने 3 लाख रुपए का रिडम्पशन किया है, तो जितने का डीआरआर बनाया है उसी प्रपोर्शनेट में आप पैसा रिडीम करेंगे। तो 10 लाख में से 10 लाख रुपए का आपका था, 10 लाख रुपए में आपने 3 लाख का किया, मतलब 30% का रिडम्पशन किया। तो डीआरआर बनाया है 3 लाख रुपए का, तो उसका 30% निकाल लीजिए, 90,000 रुपए आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर? बात समझ में आ गई सभी को? यस सर। हम्म। तो मैंने आपको बताया ना कि अगर आप आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है, अगर उससे आप इंटरेस्ट रिसीव करते तो क्या जनरल एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। आपको इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो क्वेश्चन में आपको बता देगा कि जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पर कितने परसेंट का इंटरेस्ट है। तो अगर इंटरेस्ट के लिए कुछ कहा है तब एंट्री करिए, नहीं कहा है तो कोई एंट्री मत करिए। सीधे सीधे सी बात, मत करिए कोई एंट्री। लेकिन अगर इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी इंडिकेशन है तो इंटरेस्ट की एंट्री करिए। आप चाहे तो अलग एंट्री कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट, या फिर इस वाली एंट्री के साथ अटैच कर दीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन अकाउंट, रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। एक साथ भी कर सकते हैं। जब आप इसे सेल कर रहे हैं उस समय कर लेंगे, क्योंकि साल भर के बाद ही मिलेगा और साल भर में आप इसे बेच भी रहे हैं। तो पैसे आ गए हमारे पास, इंटरेस्ट रिसीव हो गया। इंटरेस्ट जो होता है वो कंपनी के लिए एक नॉन ऑपरेटिव इनकम होता है, तो इसलिए आप इसे पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। एंट्री करेंगे आप इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएल। इस तरीके से पीएल के बाई साइड में चला जाएगा। जैसे हम इंटरेस्ट पे करते हैं वो कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है, तो उसे हम पीएल में ट्रांसफर करते हैं। तो उसी तरह हमारी जो इनकम होगी उसे भी हम पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। तो हमने ट्रांसफर कर दिया इसे पीएल में। अभी आपको एक एग्जांपल के थ्रू सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए मैं फटाफट आपको समझा देता हूँ। X Limited issued 4,09% debenture of ₹100 each on April 1st, 2016 at a premium of 6%। X ने 4 लाख रुपए के 9% डिवेंचर जो कि ₹100 का एक है, 1 अप्रैल 2016 को इशू किया है प्रीमियम पे 6%। 4 लाख के डिवेंचर इशू किए हैं 6% प्रीमियम पे, जबकि इसका रिडम्पशन आप करेंगे 10% प्रीमियम पे। देखो प्रीमियम वाला कंडीशन आ गया ना, याद है ना? डिवेंचर इशू एट प्रीमियम एंड रिडीम एट प्रीमियम। यहाँ पे वही चीज दिया है, 6% प्रीमियम पे इशू करना है और इसका रिडम्पशन 10% प्रीमियम पे करना है। हम किसी भी चीज को किसी भी सिक्योरिटी को जो वैल्यू करते हैं वो उसके उसके फेस वैल्यू से करते हैं। तो जब हम इश्यू करेंगे तो 6% का हमें प्रीमियम मिलेगा। तो फेस वैल्यू से 6% एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये हमारे लिए फायदेमंद है। लेकिन जब हम इसका रिडम्पशन करेंगे तो फेस वैल्यू से 10% ज्यादा पे करेंगे। ये 10% हमारे लिए लॉस भी हो गया। तो आज ही हम प्रॉफिट को भी रिकॉग्नाइज करेंगे और लॉस को भी रिकॉग्नाइज करेंगे, दोनों चीजें करनी पड़ेंगी आपको।
तो 1 अप्रैल को आप इशू कर रहे हैं 16 में, और 31 मार्च को आप इसे रिडीम कर रहे हैं। कितने साल बाद इसे रिडीम करेंगे? 1 अप्रैल जो है वो खत्म होगा आपका 17 में। 17, 18, 19, 20, 4 साल। 4 साल बाद इसे आप रिडीम कर देंगे। चौथे साल के लास्ट में आपको इसे रिडीम करना है। Assume that required investment was made in 10% government securities on 30th April of the financial year in which redemption is due। आपको ये एज्यूम कर लेना है कि जिस फाइनेंशियल ईयर में रिडम्पशन होना है उसी में 30 अप्रैल को आपने 15% जो है अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मतलब है कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपको 10% का इंटरेस्ट देगी। तो आपको जनरल एंट्री करनी है। तो सबसे पहले डिवेंचर को इशू करिए प्रीमियम पे, और इशू करते समय ही जो हमारे पास कंडीशन है रिडम्पशन की उसे भी रिकॉर्ड कर लीजिए। तो हमारी एंट्री होगी 6% प्रीमियम पे इशू करेंगे और 10% प्रीमियम पे रिडीम करेंगे। तो पहले इशू करने की एंट्री हम करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। 6% प्रीमियम पे करना है, 4 लाख का है, तो 4 लाख का 6% निकाल लीजिए, 24,000 रुपीज आएगा। तो एंट्री हमारी बैंक में आएगी 4,24,000, 4,24,000। दूसरी एंट्री हम करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 4,24,000। हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं, रिडम्पशन के टाइम हमें 40,000 रुपए प्रीमियम के नाम पे देने पड़ेंगे, क्योंकि 10% प्रीमियम पे करेंगे हम इसका रिडम्पशन। तो 4 लाख का 10% होता है 40,000। तो ये तो हमारे लिए डायरेक्टली लॉस हो गया। तो इसे हम लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 40,000। टू डिवेंचर में जाएगा 4 लाख रुपीज। अभी आपने जो ऊपर 24,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम लिया है वो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में, और जो 40,000 रुपीज आपने लॉस का शो किया है उसे हम लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 40,000 रुपीज। चलिए ये हो गया। अब हमारा रिडम्पशन जो होना है वो 31 मार्च 2020 में होना है। तो उससे जस्ट प्रीवियस वाले ईयर के लास्ट में हमें डीआरआर बनाना पड़ेगा 10% इक्वलेंट। तो हम 31 मार्च 2019 में आएंगे और 10% का डीआरआर बनाएंगे। किसके? 10% का, उस अमाउंट का जो रिडीम होना है फेस वैल्यू के बराबर। तो 4 लाख रुपए फेस वैल्यू है, 10% हम प्रीमियम देंगे उसे हम नहीं यहाँ कंसिडर करेंगे, हम फेस वैल्यू के बराबर लेंगे। 4 लाख रुपए हम रिडीम करने हैं, तो 4 लाख का 10% हो जाता है 40,000 रुपए। 40,000 सरप्लस से निकाल के डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में डाल देंगे। 2019 से काम खत्म। अब 1 अप्रैल से नया साल शुरू हो जाएगा, वो वाला इसमें रिडेम्पशन होना है। तो उसी साल के शुरुआत में 30 अप्रैल को आपको 15% अमाउंट जो कि रिडीम होना है इन्वेस्ट कर देना है कहीं। तो 4 लाख का 15% निकाल लीजिए, 60,000 रुपीज हमें डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट में डाल देना है। तो उसे लिखेंगे डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। 60,000 रुपीज ये हो गया। अब उसी साल के लास्ट में ये इन्वेस्टमेंट हो जाएगा सेल, और इसके साथ साथ हमें इंटरेस्ट भी मिलेगा 1 साल का, क्योंकि 10% का इंटरेस्ट मिलना है। तो 60,000 रुपए जो हमने इन्वेस्ट किए इसका 10% निकालेंगे, आएगा 6,000 रुपए। हमने इन्वेस्टमेंट किया अप्रैल के लास्ट में, तो अप्रैल का हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इसके बाद बच गए 11 महीने, उस 11 महीने का हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो 6,000 रुपये पूरे साल का है, तो 11 महीने का निकाल लेंगे तो 5,500 रुपये आएगा। तो हम एंट्री करेंगे अब डिवेंचर 31 मार्च के दिन इस इन्वेस्टमेंट को सेल करने की। तो एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। और अगर हम इंटरेस्ट रिसीव करते तो भी हम यही एंट्री करते, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट। इसीलिए दोनों को कंबाइन कर दिया गया। बैंक अकाउंट डेबिट 60,000 प्लस 5,500 टू डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट में डालेंगे 60,000, टू इंटरेस्ट में डालेंगे 55,000 रुपीज। अब 31 मार्च जैसे ही आ गया, आपका लास्ट ईयर चल रहा है, हमने इन्वेस्टमेंट भी भेज दिया। अब हम क्या करेंगे, हम डिवेंचर को रिडीम करेंगे। तो इसके लिए हमें पहले से ड्यू करेंगे। तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम 10% हमें देना है, इसलिए प्रीमियम को करेंगे डेबिट 10% से, टू डिवेंचर 4,40,000। अब इस डिवेंचर को पे कर दीजिए। डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 4,40,000 रुपीज। तो यहाँ पे आपने पूरा का पूरा डिवेंचर रिडीम कर दिया है। 4 लाख रुपए का डिवेंचर था, 4 लाख रुपए का पूरा पूरा डिवेंचर रिडीम कर दिया है। तो इसके पीछे आपने जो डीआरआर बनाया था वो पूरा का पूरा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व 4 लाख 4 लाख। ये पूरा पूरा हो गया। अब इसके बाद एक एंट्री बचती है आपकी, आपने जो इंटरेस्ट अर्न किया है उस इंटरेस्ट को आपको पीएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो आप एंट्री करेंगे
इंटरेस्ट रिसीव या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या फिर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5500 ये ट्रांसफर करते ही आपकी एंट्री खत्म हो जाती है। तो सीक्वेंस क्या है, पहले आप डिवेंचर को इशू करने की एंट्री करिए, फिर जिस साल में रिडम्पशन होना है उसके पहले वाले साल, जिस साल में रिडम्पशन होना है उससे जस्ट पहले वाले साल के लास्ट में आप डीआरआर बना दीजिए। फिर जिस साल में रिडम्पशन होना है उसी साल की शुरुआत में आप 15% का इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। फिर जिस साल में रिडम्पशन होना है उसी साल के लास्ट में रिडम्पशन को सेल कर दीजिए। सेल करने से जो पैसा मिलेगा उसे रिकॉर्ड करिए और साथ ही साथ उस डिवेंचर इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट मिलेगा उसे भी रिकॉर्ड करिए। उसके बाद आप डिवेंचर को ड्यू करिए, फिर डिवेंचर को पे कर दीजिए। जितना डिवेंचर आप रिडीम करते हैं उसके प्रोपोर्शन अमाउंट में से डीआरआर में से पैसा निकाल के जनरल रिजर्व में डाल दीजिए और उसके बाद जो आपको इंटरेस्ट मिल डिवेंचर पे इंटरेस्ट पे करती है, उसने डिवेंचर इशू किया है, यहाँ पे कौन सा डिवेंचर इशू किया है 9%। तो कंपनी भी अपने डिवेंचर होल्डर को 9% का डिविडेंड डिवेंचर इंटरेस्ट पे करेगी। तो इसकी एंट्री हर साल होगी। जिस साल इशू किया है 2001 में 16 से, तो इसी साल के लास्ट में 31 मार्च 2017 को 9% डिवेंचर देगी, 17 में 9% देगी, 18 में 9% देगी और 20 में भी 9% डिवेंचर देगी, डिवेंचर इंटरेस्ट देगी कंपनी। तो 4 लाख पे 9% निकाल लीजिए, 36,000 रुपीज हर साल इसे देना पड़ेगा। तो इसकी एंट्री आप करें। अगर क्वेश्चन में कहता है और नहीं नहीं भी बोला है तो नहीं भी करेंगे, जरूरी नहीं है, आप चाहे तो कर भी सकते हैं। तो हर साल होगी, यानी 4 साल तक आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये बेसिक था आपको समझाने के लिए क्या किस सीक्वेंस में क्या चीज होगा। तो नेक्स्ट यानी कल से हम स्टार्ट करेंगे सिंकिंग फंड। इसमें किसी कोई डाउट है? No, sir. ठीक है। नो सर। मेरा लैपटॉप थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आप एक काम करिए, आप सभी अपना रोल नंबर जो चैट बॉक्स में लिखिए और लिख के सभी एग्जिट हो जाइए 1 बाय 1। ठीक है, चलो सभी अपने रोल नंबर लिख के 1 बाय 1 एग्जिट हो जाओ। सर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो था उसमें एंट्री क्या होगी वैसे, कौन जर्नल सी? एंट्री? जो कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी। हाँ जी सर, अगर अगर उसमें क्वेश्चन में दिया होता है तो। हाँ, तो पहले वो इंटरेस्ट को ड्यू करेगी फिर पे करेगी, या फिर एक डायरेक्ट एंट्री भी कर सकती है। सर अभी एंट्री क्या मैंने जो होगी लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था ना, हाँ जी हाँ जी सर, मतलब उसमें एक से आपको रिकॉल करना इंटरेस्ट है, पे मेरे को मिलेगा। याद नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, तो आप लिखोगे डिवेंचर, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। ये ड्यू करने की एंट्री हो गई, फिर इसे पे एंड देन करने की एंट्री डिबेंचर करो। होल्डर टू बैंक। हाँ, या तो एक फाइनल एंट्री कर लो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट टू बैंक। ओके सर, मतलब ठीक है एक कर सकते हैं कोई भी इन हाँ, दोनों में एक से। भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके बेटा, चलो सभी रोल नंबर लिखो फटाफट और सभी एग्जिट हो जाओ। कल मिलते हैं फिर।